हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 3 लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपने कुछ यूनिट्स पढ़ी थी, मेजरमेंट्स की, रोड एस्टिमेशन देखा था, कुछ डेफिनेशन जो थी वो आपने पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसमें हम कुछ वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन होता क्या है। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब वो चाहे आपकी बिल्डिंग हो सकती है, या कोई फैक्ट्री हो सकती है, या कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उसकी फेयर या एक्चुअल कॉस्ट जो है, यानी कि वो डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस होता है, वो आपका कहलाता है वैल्यूएशन। अब दो टर्म आते हैं, एक आता है टर्म कॉस्ट और एक आता है टर्म वैल्यू, ठीक है। तो कॉस्ट और वैल्यू में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट का मतलब होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परचेज, यानी कि जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन की, यानी खरीदने की जो कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट, वो आपकी कहलाती है कॉस्ट। और वैल्यू का मतलब है कि जिसको कहते हैं सेलेबल वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आपकी कहलाती है वैल्यू। जैसे कि कोई भी सपोज बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग की सपोज आपने जो इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो कॉस्ट है खरीदने की, वो सपोज 50,000 रुपीज़ है। यानी कि आपने ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब आप कोई भी बिल्डिंग को खरीद रहे हैं तो ये आपकी कॉस्ट है 50,000। तो ये तो हो गई कॉस्ट। अब सपोज कुछ टाइम के बाद इसकी जो सेलेबल वैल्यू है, जब आपने इसको सेल के लिए डाला तो उसकी जो कॉस्ट हो गई वो सपोज है 60,000, ठीक है। तो ये आपकी कहलाएगी वैल्यू, यानी कि जो सेल प्राइस होता है वो आपका कहलाता है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि अब इस समय इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, इसीलिए इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। अब जैसे कि जब खरीदा था आपने तब 50,000 में, लेकिन अब इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है घर की, तो वो वैल्यू हो गई है 60,000, तो ये कहलाता है वैल्यू। तो जो वैल्यू है वो जो है लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है, या आपकी इक्वल भी हो सकती है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो ये आपकी लेस देन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बढ़े हर टाइम। हर चीज़ की वैल्यू, प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो उसकी वैल्यू कम होती चली जाए, या आपने कहीं सोचो बिल्डिंग है ऐसी जगह खरीद ली जहाँ पर उसका कोई भी यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये डिफरेंस है कॉस्ट में और वैल्यू में। टर्म्स आते हैं, जैसे कि पहला टर्म आता है स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू होती क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल्स। डिसमेंटल्ड मटेरियल्स, यानी डिसमेंटल्ड मटेरियल्स का मतलब है, डिसमेंटल्ड का मतलब है वो मटेरियल कहलाते हैं जिनको आप उठा सकते हैं केयरफुली, ठीक है, या आप उनको केयरफुली जो है रख सकते हैं, टेकिंग अप एंड डाउन, या आप उनको कहीं पे जो है मूव करा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं केयरफुली। तो वो आपके कहलाते हैं डिसमेंटल्ड मटेरियल। जैसे फर्नीचर हो गया बिल्डिंग में, जिसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक रख सकते हैं, कोई भी स्टील वर्क हो गया, तो ये आपके डिसमेंटल्ड मटेरियल कहलाते हैं। तो इनकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। जैसे कि सपोज अगर आप किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, फॉर अ बिल्डिंग, तो इसकी जो लाइफ है बिल्डिंग की वो ओवर हो चुकी है एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड, यानी जितनी लाइफ थी इसकी, उस यूटिलिटी पीरियड प्रॉपरली यूज़ होने के बाद जो है इसकी लाइफ ओवर हो गई है। तो अब क्या है, इसमें जो भी डिसमेंटल्ड मटेरियल्स हैं, जैसे कि इस बिल्डिंग के अंदर अब डिसमेंटल्ड मटेरियल बचे, जैसे कि आपके एग्जाम्पल स्टील हो गया, ठीक है, अब उसमें ब्रिक्स हैं या टिम्बर है एक्सेट्रा, तो ये सब डिसमेंटल्ड मटेरियल हैं। तो इनकी जो इनका कुछ अमाउंट होगा, कॉस्ट होगी, तो इनकी जो कॉस्ट होती है, यानी कि डिसमेंटल्ड मटेरियल की जो वैल्यू बचती है, वो आपकी कहलाती है स्क्रैप वैल्यू।
यानी कि अब आप इसको स्क्रैप को डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं जैसे कि कबाड़ खाने में जो आप बेचते हैं सामान बचा हुआ, तो वो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। अब जंक वैल्यू यानी कि फाइनली जो बचा कुचा मटेरियल है उसको बेचने पे जो उसकी वैल्यू बचती है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट टर्म आता है आपका साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू क्या होती है? ये आपकी एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू होती है। रीसेल वैल्यू ऑफ एन एसेट at the end of its useful life। मतलब क्या है कि कोई भी सपोज कोई भी टर्म है, जैसे कि कोई मशीन है, अगर वो उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो एंड हो चुकी है, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर यूज़फुल लाइफ एंड हो गई तो उस मशीन को आपने सेल किया, तो सेल करने पे जो वैल्यू यानी उस समय जो कॉस्ट लगी, जो कॉस्ट थी, वो आपकी कहलाती है साल्वेज वैल्यू। अब साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या है कि पूरा का पूरा मतलब जैसे कि मशीन है तो उसमें क्या कर रहे थे, अगर आपकी मशीन बेकार हो गई यूज़फुल लाइफ के बाद तो इसके आपने पार्ट्स को अलग कर दिया, उन अलग अलग पार्ट्स को आपने सेल कर दिया, तो वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, मशीन को कम्प्लीटली यानी मशीन वैसी है बस किसी और ने ले ली, उसको ख़रीद लिया, उसको किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, यानी इसी मशीन को आपने किसी और को बेचकर उसके अदर पर्पस के लिए यूज़ करा दिया, तो वो वैल्यू जो होती है सेल की वो आपकी कहलाती है साल्वेज वैल्यू। अब नेक्स्ट टर्म आता है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है? जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वो वैल्यू होती है द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी is the amount which can be obtained at any particular time। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम की, तो उस टाइम में किसी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, वो वैल्यू आपकी कहलाती है मार्केट वैल्यू फ्रॉम ओपन मार्केट। अब जैसे कि सपोज आज कोई भी कोई मशीन आपने ली, उसको 2 साल बाद आपको सेल करना है, ज़रूरी नहीं है उसकी यूटिलिटी लाइफ कंप्लीट हो गई हो, लेकिन आपको उसको 2 साल बाद सेल करना है, तो उस समय उसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, क्या कॉस्ट चल रही है, तो वो वैल्यू कहलाती है मार्केट वैल्यू, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पर उसका क्या अमाउंट है, उसकी क्या वैल्यू चल रही है, वो कहलाती है आपकी मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट आता है टर्म बुक वैल्यू। बेसिकली बुक वैल्यू होता क्या है? ये एट अ पर्टिकुलर ईयर, यानी किसी ईयर की अगर आप बात करें, पर्टिकुलर ईयर, तो उसमें जो बुक वैल्यू होती है वो होती है कि ओरिजिनल कॉस्ट, किसी भी आइटम की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है माइनस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन अमाउंट। डेप्रिसिएशन का मतलब है अप टू प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल तक का जितना भी डेप्रिसिएशन अमाउंट है, जैसे कोई भी वियर एंड टीयर हुआ, तोड़ फोड़ हुई, तो उसकी अब मॉनेटरी वैल्यू उस आइटम की कितनी बची एग्जैक्टली तो उसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट थी इनिशियली जब आपने उसको ख़रीदा था, तो उसमें से अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू तोड़ फोड़, जैसे कोई मशीन है 1 साल में कुछ डैमेजेस वगैरह हो गए, तब उसके बाद जो उसकी वैल्यू बची, तो उसमें से जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वियर एंड टीयर का वो आप माइनस कर देते हैं, तो वो वैल्यू बचती है बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं। नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज ऑब्सोलेंस। तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या किसी भी स्ट्रक्चर की वैल्यू जो है, जब वो आपका स्ट्रक्चर आउट ऑफ डेट हो जाए, ठीक है, यानी आउट ऑफ फैशन हो जाए, तो उस समय जो उसकी वैल्यू होती है वो आपकी कहलाती है ऑब्सोलेंस। अब एक नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड बेसिकली होता क्या है? ये वो फंड है जो कि ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किया जा रहा है, विच इज़ ग्रेजुअली एक्यूमुलेट बाय द वे ऑफ पीरियोडिक, यानी कि पीरियोडिकली जो है आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है
या प्रॉपर्टी है सपोज, वो आपने खरीदी तो उसको आपने लिया, तो ओन बाई यानी कि आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया या ओन लिया, ओन मतलब खरीद लिया, तो उसको लोन के थ्रू खरीदा, ठीक है। और लोन का सपोज ड्यूरेशन था 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल में जो है आप 5 साल के लिए आपने लोन लिया कि आप इसको 5 साल में जो है वो चुका देंगे पूरा। तो जो अमाउंट आप धीरे धीरे उसको ईयरली जो है वो पे कर रहे हैं, यानी कि 1 साल में इतना पे करना है, तो वो आपका कहलाता है सिंकिंग फंड, ठीक है। यानी हर साल आपको कितना कितना पे करना है। तो सिंकिंग फंड का जो अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट है, यानी एनुअली आपको कितना इंस्टॉलमेंट देना है, अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है ऑफ सिंकिंग फंड, जिससे कि पूरा सिंकिंग फंड एक्यूमुलेट हो सके, यानी कि पूरा सिंकिंग फंड जो है वो कलेक्ट हो सके, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज, जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एस इंटू स्मॉल आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। तो ये आपका ओवरऑल कहलाता है से एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, जहाँ पर एस क्या है, ये टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी आपने कितने टोटल अमाउंट में खरीदी, ठीक है, तो उसको तो आप पे करना ही है, तो उसको पे करेंगे विद इंटरेस्ट। तो जहाँ पर आई क्या है, आई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। जब आप डेसिमल में फाइंड करेंगे 10% है जैसे, तो आप इसको यहाँ पे 0.1 पुट कर देंगे। और जहाँ पर एन क्या है, ये नंबर्स ऑफ ईयर्स टू एक्यूमुलेट द सिंकिंग फंड, टू एक्यूमुलेट द फंड, यानी कितने साल तक जो है आपको ये फंड एक्यूमुलेट करना है, यानी देते चले जाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा। टोटल अमाउंट जो सिंकिंग, यानी इनिशियल टोटल कॉस्ट इतनी थी, एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको कितना देना है, वो फॉर्मूला है आई का। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि एक पंपिंग सेट है, ठीक है, वो पंपिंग सेट जो है वो इंस्टॉल किया गया है मोटर के साथ एक बिल्डिंग में, इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग, और उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी एट अ कॉस्ट ऑफ, जो जिस कॉस्ट पर लिया गया है वो उसकी कॉस्ट है 2500 रुपीज़, ठीक है। और इसका जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है 15 ईयर्स तक के लिए इंस्टॉल किया गया, यानी 15 साल तक जो है आप उसको पे करेंगे, 2500 रुपये टोटल देने हैं, तो इसको इंस्टॉलमेंट में 15 साल तक आपको पे करना है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो है 4%, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड का आपको रिक्वायर्ड है डिपॉजिट करना हर साल। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एस इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1। तो एस इक्वल टू क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी है 2500 इंटू इंटरेस्ट, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4%, यानी 0.04 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.04 टू दी पावर एन, कितने साल तक है 15 ईयर्स माइनस 1। तो ये जो वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है 125 रुपीज़। मतलब जो ओनर है जिसने ये पंप इंस्टॉल करवाया है अपनी बिल्डिंग में, तो उसको 125 रुपये जो है वो एनुअली 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट करने हैं 15 साल तक, तब जाके उसका जो 2500 रुपये उसने उधार लिए थे वो ओवरऑल कंप्लीट हो पाएंगे। तो ये आपका कहलाता है सिंकिंग फंड। टर्म आता है नेक्स्ट, दैट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन क्या होता है, ये ग्रेजुअल एग्जॉशन होता है, यानी कि ग्रेजुअल लॉस होता है ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ प्रॉपर्टी का, यानी कि प्रॉपर्टी में कितना लॉस होता जा रहा है ग्रेजुअली, वो आपका कहलाता है डेप्रीसिएशन। इसको आप ये कह सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, डिक्रीज या लॉस है इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कितना लॉस हुआ ड्यू टू वियर एंड टियर, यानी कि जो डैमेजेस वगैरह हो गए ड्यू टू डैमेजेस, या फिर आप ये कह सकते हैं वियर एंड टियर, जो तोड़ फोड़ हो गई उसकी वजह से जो है प्रॉपर्टी में कितना लॉस हो गया, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है डेप्रीसिएशन। जैसे कि सपोज अगर कोई भी पार्ट आपने, कोई मशीन है वो 10,000 में ली,
और उसकी अब वैल्यू जो है उसमें कुछ डैमेजेस वगैरह हो गए, उसमें वियर एंड टियर हो गया, तो उसकी वजह से जो है अब उसकी कॉस्ट हो गई है 4000, तो उसमें डेप्रिसिएशन कितना होगा, ओनली 6000। यानी अब आप उसको जब सेल करेंगे तो सिर्फ आप उसको जो है 4000 में ही बिक पाएगी। तो कितना डेप्रिसिएशन यानी कितना लॉस हो गया उस प्रॉपर्टी में, 6000 का लॉस हो गया, तो वो ओवरऑल कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो आपका होता है, सपोज ये है कैपिटल डी, तो विच इज इक्वल टू होता है ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है माइनस, अब 1 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बची, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ इन ईयर। यानी कि अगर आप देखें कि कितना डेप्रिसिएशन होता जा रहा है, कितना लॉस होता जा रहा है प्रॉपर्टी में, तो आपको पता है कि इनिशियली जब आपने खरीदा तो ये हो गई ओरिजिनल कॉस्ट, और फाइनली जब उसकी यूजफुल लाइफ जो है यूटिलिटी खत्म हो गई तो उस समय स्क्रैप वैल्यू बची जो फाइनली आप उसको बेच देंगे। तो ओवरऑल जो है पूरी उसकी यूटिलिटी लाइफ में, यूजफुल लाइफ में अगर आप देखें तो उसमें इतनी कमी आई, यानी कि सपोज 10,000 पे खरीदा था, अब फाइनली उसको जो है आपको 9 यानी कि 1000 में उसकी स्क्रैप वैल्यू, अब सिर्फ 1000 में वो चीज़ बिक रही है, तो आपको पता है टोटल ओवरऑल लॉस कितना हो गया 9000 का। ये हुआ सपोज 9 साल में, 9 साल में 9000 का लॉस हुआ, तो एनुअली अगर आप देखें तो कितना लॉस हो जाएगा, हर साल 1000 का लॉस होता जा रहा है। यानी आज सपोज 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, 1000 का लॉस हुआ, तो अगली साल 9000 वैल्यू बची उसकी, फिर कुछ तोड़ फोड़ हो गई, फिर 1000 का लॉस हुआ, फिर उसकी 8000 बची, तो फाइनल अगर आप 9 ईयर्स के बाद देखें तो उसकी सिर्फ स्क्रैप वैल्यू कितनी बचेगी 1000। तो ये आपका कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को लिख देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट को सी से माइनस स्क्रैप वैल्यू एस डिवाइडेड बाई एन, यानी टोटल लाइफ जो है कितनी है उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन आया है कि द डेप्रिसिएशन ऑफ अ बिल्डिंग इज, यानी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आप कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूले जो है आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, डी इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन, बी जो है सी प्लस एस डिवाइडेड बाई एन, सी ऑप्शन जो है आपका वो है सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया है सी प्लस एस डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो आपको दे रखा है जहाँ सी है आपकी, डी डेप्रिसिएशन है, सी ओरिजिनल कॉस्ट है, एस स्क्रैप वैल्यू है, और एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। तो आपको पता है कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हर साल कितनी कमी आती जा रही है आपकी प्रॉपर्टी में, तो वो आपका कहलाता है डेप्रिसिएशन। थैंक यू फ्रेंड्स।